तो अंग्रेजों के पास कोई राइट नहीं था उनको वापस लाने का, पर इन दो भारतीय गद्दारों की वजह से वीर सावरकर दोबारा अरेस्ट हो जाते हैं। पर यहाँ जो भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ यहाँ पे सबसे बुरा सलूक किया जाता। उनको यहाँ पे प्रिजन हायरार्की में सबसे निचला दर्जा दिया गया था। एक स्वतंत्रता सेनानी है, इसी वजह से उनको उस दिन भी चक्की से बांधा गया और उनको यहाँ पे पूरा तेल निकलवाया गया उनसे, और जब वो तेल नहीं निकलवा पाए उनको फिर सजा दी गई। एक बुखार वाले इंसान से जो खराब ही नहीं हो पा रहा था, इतने बर्बर थे ये अंग्रेज। और वहां से उन्होंने दूध डाला और फेफड़ों में दूध जाने की वजह से एक दर्दनाक मौत मिली यहाँ पे महावीर सिंह जी को। फिर भी उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते मौत को स्वीकार कर लिया। फिर भी उन्होंने एक छोटा सा निवाला भी अपने मुंह के अंदर नहीं जाने दिया उस दिन। सोच के देखिए क्या देशभक्ति रही होगी इन लोगों। तो 1 जुलाई 1910 को ब्रिटिश जहाज एसएस मोरिया लंदन से निकलता है। इस जहाज में मौजूद थे अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर। यहाँ पे वीर सावरकर को उसी साल 13 मार्च को अंग्रेजों ने अरेस्ट किया था लंदन के विक्टोरिया स्टेशन में। इन पे यह आरोप था कि इन्होंने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एएमटी जैक्सन के हत्या का षड्यंत्र रचा था। ये इस पूरे हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड थे और जिस वजह से अंग्रेज सरकार इन्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी और फाइनली वो इनको अरेस्ट करके यहाँ पे भारत की ओर रवाना करती है उनके ट्रायल्स के लिए। तब ये 8 जुलाई को जब ये जहाज फ्रांस के मार्सेली बंदरगाह पे पहुंचता है, तब यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर को एक बहुत अच्छा मौका दिखता है अंग्रेजों के हाथ से छूटकर निकलने का, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटिश ये काफी हद तक दुश्मनों जैसे थे और जिस वजह से यहाँ पे अगर वो एक बार फ्रांस पहुंच जाते तो अंग्रेज उनका कुछ कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पे वीर सावरकर क्या करते हैं कि बाथरूम जाने के बहाने से वो पहले तो बाथरूम पहुंचते हैं, उसके बाद वो बाथरूम की खिड़की तोड़ के समुद्र में कूद जाते हैं और थोड़ी दूर तैरने के बाद वो यहाँ फ्रांस में पहुंच के भागने लगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2 भारतीय कांस्टेबल्स उनको देख लेते हैं और वो ये 2 भारतीय कांस्टेबल्स यहाँ पे वीर सावरकर का पीछा करते हैं। अमर सिंह, सखाराम सिंह परदेसी और मोहम्मद सिद्दीकी नाम की ये दोनों कांस्टेबल्स भी फ्रांस के बंदरगाह पे उतरते हैं और यहाँ वीर सावरकर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान वीर सावरकर थोड़ी दूर दौड़ने के बाद एक फ्रेंच कांस्टेबल के पास जाते हैं और उन्हें जाके सारी चीजें इंग्लिश में समझाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस फ्रेंच कांस्टेबल को इंग्लिश नहीं आती थी और जिस वजह से जब यहाँ पे अमर सिंह और मोहम्मद पहुंचते हैं उस फ्रेंच कांस्टेबल के पास, तो ये फ्रेंच कांस्टेबल उन्हें वीर सावरकर सौंप देते हैं और वीर सावरकर दोबारा से पकड़े जाते हैं। उनको यहाँ पे जहाज में बिठा के फिर भारत ले आया जाता है। हालांकि देखा जाए तो लीगली यहाँ पे, क्योंकि वो एक बार फ्रांस पहुंच चुके थे, तो अंग्रेजों के पास कोई राइट नहीं था उनको वापस लाने का, पर इन 2 भारतीय गद्दारों की वजह से वीर सावरकर दोबारा अरेस्ट हो जाते हैं। इनको फाइनली भारत लाया जाता है जहां पे इन्हें एक नहीं बल्कि 2 काला पानी की सजा दी जाती है। एक काला पानी की सजा 25 साल की थी, मतलब उन्हें 50 साल तक यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड के सेलुलर जेल में यानी काला पानी की सजा उनको काटनी थी। ब्रिटिश इन्हें यहाँ पे षड्यंत्र के लिए तो डायरेक्टली फांसी नहीं दे सकते थे, तो वो यहाँ पे चाहते थे कि किसी भी तरह से वीर सावरकर को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। और 50 साल काला पानी की मतलब है कि ये इंसान मर गया ही समझो, मतलब मौत उससे ज्यादा बेहतर थी। तो यहाँ पे वीर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश सावरकर को भेज दिया जाता है अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में उनकी बाकी की जिंदगी वहीं पे खत्म करने के लिए। तो बात करें सेलुलर जेल के बारे में, तो इसे 1896 से लेकर ईयर 1906 के बीच में बनाया गया था, पर 1857 में जो सिपॉय म्यूटिनी हुआ था उसी के टाइम से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ब्रिटिश यहाँ पे अपने एक जेल की तरह यूज करते थे, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। तो जिस वजह से यहाँ पे किसी को भी अगर एक बार पहुंचा दिया जाता तो वो यहाँ पे भागकर निकल नहीं सकता था। और क्योंकि हमारे भारत महासागर के पानी का रंग थोड़ा सा ब्लैकिश है और सभी प्रिजनर्स को यहाँ पे अपने देश और समाज से दूर एक भारत महासागर के बीच एक टापू में भेजा जाता था समुद्र पार करके, इसीलिए इस सजा को काफी लोग काला पानी भी कहते थे और ये मोस्टली काला पानी के नाम से फेमस हुई। अगर हम बात करें उस जेल के डिजाइन के बारे में, तो ये डिजाइन काफी हद तक आर्किटेक्ट जेरेमी बेंथम के पैनोप्टिकॉन के आइडिया से इंस्पायर्ड था। इस जेल के बीच में एक बहुत लंबा सा टावर था और इस टावर के चारों ओर यहाँ पे 7 विंग्स निकलते थे। विंग्स से मेरा यहाँ पे मतलब है कि प्रिजन सेल्स जो लाइन बाय लाइन एक के बाद एक बनाए गए थे और ये इस तरह से डिजाइन था कि इस प्रिजन सेल में सबसे बीच में जो टावर था वहाँ पे गार्ड्स मौजूद रहते थे, वो यहाँ पे चारों तरफ नजर रख सकते थे और इस प्रिजन सेल में कोई भी एक कैदी किसी दूसरे कैदी से बात नहीं कर सकता था। तो ये बहुत कमाल की बात थी। इससे ये होता था कि जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अपने इंडिपेंडेंस की जो उनकी सोच थी, उनके अंदर जो एक इंडिपेंडेंट भारत की जो उनके अंदर सोच थी वो पूरी तरह से टूट जाती थी, क्योंकि वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, वो पूरी तरह से अकेले पड़ जाते थे। इनफैक्ट इसके अंदर आपकी धूप आती थी, सनलाइट आती थी, पर आप यहाँ पे सूरज को नहीं देख सकते थे। इसके विंडोज के ऊपर से इस तरह शेड दे दिया जाता था। इनफैक्ट ये जो प्रिजन सेल हुआ करता था, इन प्रिजन सेल्स के अंदर जो गेट्स थे उन्हें ऐसे डिजाइन किया गया था कि उनको लॉक करके चाबी अंदर फेंक दी जाती थी और जो अंदर कैदी मौजूद था वो जितना भी कोशिश कर ले वो उसे अंदर से नहीं खोल सकता था। उसके पास चाहे असली चाबी ही क्यों ना हो, पर उन्हें अंदर से नहीं खोला जा सकता था, पर वो ट्राई करते
रहते रहते उन्हें लगता था कि हम अंदर से खोल सकते हैं। ये एक तरह से उनके लिए एक मेंटल ब्रेकडाउन की तरह काम करता था। इसके अलावा इस जेल कंपाउंड के अंदर यहाँ पे फ्लॉगिंग स्टेशन होते थे जहाँ पे या इंडियन कैदियों को चाबुक मारा जाता था। इसके अलावा कई जगह पे फांसी देने के भी स्टैंड्स मौजूद थे जहाँ पे एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जा सकती थी। ये सब मिला के यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर बनता था जिसको यहाँ पे कहा जाता था द सेलुलर जेल। तो यह फाइनली 4 जुलाई 1911 को वीर सावरकर को अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और यहाँ से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे दर्द भरे 10 साल। सेलुलर जेल में एक नियम था कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे, जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, वो यहाँ पे सबसे निचले दर्जे के प्रिजनर्स होते थे। मतलब जो चोर, डाकू, जो मर्डरर्स थे वो यहाँ पे ऊपर वाले दर्जे के प्रिजनर्स होते थे। उनके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं होता था। और यहाँ जो भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ यहाँ पे सबसे बुरा सलूक किया जाता। उनको यहाँ पे प्रिजन हायरार्की में सबसे निचला दर्जा दिया गया था। और वीर सावरकर से तो ऑलरेडी यहाँ पे अंग्रेज बहुत ज्यादा नफरत करते थे। नफरत क्या, वो उनसे डरते थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नर्स कहते थे कि वीर सावरकर इज द मोस्ट डेंजरस मैन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे सेलुलर जेल में सभी कैदियों की हालत खराब तो होती थी, पर क्योंकि यहाँ पे सावरकर साहब एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे तो उनके साथ यहाँ पे ज्यादा टॉर्चर्स किए गए थे। मतलब उन पे जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह और जो बाकी आप उनको फ्लॉगिंग करना, फ्लॉगिंग अगर आपको नहीं पता, मतलब यहाँ पे आदमी को बांध के फिर चाबुक से उसको पीटना, उसके पीठ में कोड़े बरसाना जिसको प्रैक्टिकली कहा जाता है, तो उसको यहाँ पे फ्लॉगिंग कहते हैं। तो फ्लॉगिंग वगैरह, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, वो सब तो उनके साथ होते थे। और जो सबसे खतरनाक चीज यहाँ पे अंडमान के सेल्स में होती थी, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नारियल काफी मात्रा में मिलता था और जिस वजह से यहाँ पे नारियल का तेल निकलवाया जाता था। तो जो नॉर्मल प्रिजनर्स होते थे, जैसे चोर, डाकू, उनमें से जो 20 साल के नीचे वाले होते थे, मतलब 20 साल का ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको यहाँ पे ये सजा नहीं दी जाती थी कि यहाँ पे तेल निकालने वाली एक चक्की होती थी। तो इस चक्की में यहाँ पे कैदी को एक जानवर की तरह बांध दिया जाता था और उसको इस चक्की को घुमाना पड़ता था। और इस चक्की को थोड़ा घुमाते ही किसी भी कैदी की जान निकल सकती थी, पर उनको यहाँ पे एक डेली कोटा दे दिया जाता था कि इतना आपको तेल निकालना, और ये कोटा कंप्लीट करना लगभग नामुमकिन था। और जिस वजह से चोर, डाकू जो लोग होते थे उनको यहाँ पे 20 साल से नीचे वालों को ये काम करवाया जाता था। और पॉलिटिकल प्रिजनर अगर आप है तो आप यहाँ पे 20 साल के नीचे हो, चाहे आप 60 साल के ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल प्रिजनर है, आप अपने देश की आजादी के लिए बात कर रहे, तो आपको ये कोई भी उम्र हो आपको ये करना ही पड़ेगा। और जिस वजह से यहाँ पे वीर सावरकर को भी ये सजा दी गई थी। रोज सुबह 6 बजे उन्हें यहाँ पे बांध दिया जाता था और पूरे दिन इनको यहाँ पे तेल निकालना पड़ता था। और अगर आप तेल नहीं निकाल पाते किसी दिन, अगर आप अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते, जो कि ना लगभग इम्पॉसिबल था, तो आपको यहाँ पे पीटा जाएगा, आपको यहाँ पे फ्लॉगिंग किया जाएगा आपके ऊपर, आपको यहाँ पे कीरो वाला खाना खिलाया जाएगा, आप पे मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे यहाँ पे। इनफैक्ट एक बार की बात है, वीर सावरकर के बड़े भाई, उनको बुखार आया था, बहुत खतरनाक बुखार चढ़ा था उन्हें, वो यहाँ पे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे जेल के कैदियों ने उनको समझाया, इनफैक्ट डॉक्टर ने भी बताया कि इनको बुखार आया, इनसे काम मत करवाइए, पर क्योंकि ये सावरकर के भाई है, एक स्वतंत्रता सेनानी है, इसी वजह से उनको उस दिन भी चक्की से बांधा गया और उनको यहाँ पे पूरा तेल निकलवाया गया उनसे। और जब वो तेल नहीं निकलवा पाए उनको फिर सजा दी गई, एक बुखार वाले इंसान से जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतने बर्बर थे ये अंग्रेज। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे महावीर सिंह। उन्होंने जब देखा कि अंडमान के सेलुलर जेल में किस तरह से पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ सलूक किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं ये हंगर स्ट्राइक के जरिए यहाँ पे मृत्यु को वरण करूंगा। इन बर्बर अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके नाक से यहाँ पे पाइप डाली, ये पाइप यहाँ पे गलती से उनके फेफड़ों में घुस गया और वहां से उन्होंने दूध डाला और फेफड़ों में दूध जाने की वजह से एक दर्दनाक मौत मिली यहाँ पे महावीर सिंह जी को। फिर भी उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते मौत को स्वीकार कर लिया। फिर भी उन्होंने एक छोटा सा निवाला भी अपने मुंह के अंदर नहीं जाने दिया उस दिन। सोच के देखिए क्या देशभक्ति रही होगी इन लोगों की, और क्या जंगली और बर्बर रहे थे ये अंग्रेज। आज जो यूरोप में बैठ के हमारे देश को यहाँ पे शिक्षा देते हैं ना कि भारत को ये करना चाहिए, भारत को ये करना चाहिए। ये कुछ टाइम पहले किसी एक रिपोर्टर ने बोला था ना कि भारत को हमारा लोन वापस कर देना चाहिए क्योंकि चंद्रयान 3 यहाँ पे चांद पे पहुंच गया है। ये वो जंगली थे, ये वो बर्बर थे, इनको ना खुद को इंसान कहने का भी हक नहीं है। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना सेटन के बारे में, ये लोग तो क्रिश्चियंस है ना, ये सेटन खुद, ये लोग ही सेटन है। यहाँ पे सेटन कोई नरक में यहाँ पे नहीं बैठा है, पृथ्वी में सेटन है, ये लोग ही खुद सेटन है। सोच के देखिए कितने बर्बर इंसान रहे होंगे ये लोग। अब यहाँ पे वीर सावरकर जी को देखिए कि काला पानी के अंदर इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी, अंग्रेजों के हाथों इतने टॉर्चर्स के बावजूद भी, वो यहाँ पे ब्रिटिश सेलुलर जेल में, अंडमान एंड निकोबार के सेलुलर जेल में अपनी एक लाइब्रेरी मेंटेन कर रहे थे। मतलब यहाँ पे बुक्स तो कुछ खास अलाउड नहीं थे, थोड़े मोड़े यहाँ पे बुक्स उनको कहीं से मिल जाते थे, पर इसके बावजूद भी वो यहाँ पे एक लाइब्रेरी मेंटेन कर रहे थे। मतलब वो यहाँ पे दीवारों पे कोयले से यहाँ पे अपने थॉट्स लिखते थे, जो किताबें उन्होंने पहले पढ़ी थी उनकी समरीज यहाँ पे वो कोयले से दीवारों पे लिखते थे ताकि लोग आगे
चल के इन चीजों को पढ़ सके, अपने हिंदुत्व के ऊपर फिलोसॉफीज को वो यहाँ पे दीवारों में लिखा करते थे, भारत की स्वतंत्रता को लेकर अपने फिलोसॉफीज वो यहाँ दीवारों में लिखते थे। कहीं भी अगर छोटा सा भी अगर एक पेपर का टुकड़ा मिल जाए उस पर लिख के उसे बाहर छोड़ देते थे कि शायद कोई और इसको पढ़ ले, और इस तरह से वो जेल के अंदर एक तरह की लाइब्रेरी मेंटेन कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना सब कुछ टॉर्चर सहने के बावजूद भी, इन बर्बर अंग्रेजों के सामने रहने के बावजूद भी, इतने टॉर्चर्स के बावजूद भी उनके अंदर की जो स्वतंत्रता की जो आग थी, जो उनको भारत को आजाद करना था, ये जो सोच थी उनके अंदर, ये किसी भी तरह टूट नहीं रही थी। दोस्तों समझ लीजिए इतने खतरनाक थे ये अंग्रेज, पर उससे भी बढ़कर थे हमारे वीर सावरकर, और इसी वजह से अंग्रेज इनसे इतना ज्यादा डरते थे। यार जो भी हो, यहाँ पे वीर सावरकर सेलुलर जेल में फंस गए थे और उनको लगभग 50 साल की सजा हुई थी। अब वो यहाँ 50 साल तो अंडमान में काट नहीं सकते थे, वरना उनका जितना भी प्लान था जो देश के लिए वो करना चाहते थे, सारे प्लान्स तो यहाँ पे फेल हो जाते। तो यहाँ पे वीर सावरकर क्या करते हैं कि जेल के अंदर से बैठकर ही वो यहाँ पे क्लेमेंसी पिटिशंस लिखना शुरू कर देते हैं। क्लेमेंसी पिटिशन एक ऐसा पिटिशन होता है जो ब्रिटिश हायर अथॉरिटीज को दिया जाता था, जिससे ब्रिटिश हायर अथॉरिटीज को अगर लगे कि व्यक्ति सुधर चुका है तो वो चाहे तो उसकी सजा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीर सावरकर शुरू करते हैं अंग्रेजों की थोड़ी चापलूसी करना, मतलब वो उनको एक तरह से बेवकूफ बनानी शुरू करते हैं, ताकि अंग्रेज उन्हें किसी भी तरह से छोड़ दे। एक बार अंडमान से एक बार बाहर निकलने के बाद फिर वो अंग्रेजों को देख लेंगे। वीर सावरकर ने यहाँ कुल 3 क्लेमेंसी पिटिशंस लिखे थे, सबसे पहले 1911 में, फिर 1913 में, और फाइनली यहाँ पे 1917 में उन्होंने अंग्रेजों की बहुत चापलूसी दिखाई। यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजों को दिखाया कि वो यहाँ अंग्रेजों के भक्त बन चुके हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, वो ब्रिटिश समाज को, मतलब जो ब्रिटिश भारतीय समाज है उनके सुधार के लिए वो यहाँ पे काम करेंगे, वो अंग्रेजों के खिलाफ फिर कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने जितना हो सके यहाँ पे अंग्रेजों की चापलूसी करने की कोशिश की, और फाइनली उन्होंने देखा जाए तो अंग्रेजों को बेवकूफ बना दिया। और 1921 में फाइनली अंग्रेजों ने विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान के सेलुलर जेल से निकाल के यहाँ रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। ये रत्नागिरी जेल भले ही अभी भी वो जेल में थे, पर ये रत्नागिरी जेल एटलीस्ट अंडमान के सेलुलर जेल से तो काफी बेहतर थी, वो यहाँ पे काफी ज्यादा आराम में थे। और इसके कुछ दिन बाद यहाँ पे साल 1922 में वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को रत्नागिरी जेल से छोड़ दिया गया, और इसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे 1924 में वीर सावरकर को भी छोड़ दिया गया, पर उन्हें यह शर्त दी गई थी कि आप यहाँ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते थे। अंग्रेजों ने उन्हें बंगलो वंगलो सब कुछ दिया था, ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत कुछ प्रोवाइड किया था, पर कहा कि आप यहाँ पे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते थे। ये बैन उन पे 1937 में जाके फाइनली हट गया था, पर तब तक उन्हें यहाँ पे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही रहना पड़ता। तो यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो 10 साल तक काला पानी में रहना कोई साधारण बात तो थी नहीं। ज्यादातर लोग यहाँ पे मर ही जाते थे, काला पानी से बहुत ही कम कैदी यहाँ पे जिंदा बाहर निकल सकते थे। और यहाँ पे वीर सावरकर ना सिर्फ काला पानी से जिंदा बाहर निकलते, बल्कि वो बाहर आने के बाद फिर से स्वतंत्रता के कार्यों में जुट जाते। ये बहुत बड़ी बात थी। खैर जो भी हो, यहाँ पे वीर सावरकर ने काला पानी से निकलने के बाद भी दोबारा से बाउंस बैक किया, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि आगे चल के उन पे ये भी आरोप लगे थे कि उन्होंने गांधी जी का मर्डर करवाया। जो भी हो, सच झूठ पे मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, ये सब बहुत कंट्रोवर्सी की बात है। ये सब मैं अगर अभी आपको बताने जाऊंगा तो आप लोग भी शायद गुस्सा हो सकते हैं, शायद थोड़ा बोर भी हो जाए। तो जो भी हो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वीर सावरकर के अंडमान जर्नी के बारे में बताना चाहता था कि सेलुलर जेल में उनके साथ क्या क्या चीजें हुई, कैसे उन्होंने सेलुलर जेल के अंदर अपनी जिंदगी को काटा। मैंने सेलुलर जेल के बारे में भी आपको अच्छे से समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड जय श्री राम।